आह, रात 8 बजे निस्वानी चीख सुनते अलमीर शाह फार्म हाउस की पिछली जानिब पहुंचा तो सामने का मंजर देख साकित हुआ। 22 साला मेहरू टांगों के बीच हाथ रखे खौफ और शर्म से कांप रही थी, जबकि काले रंग का जर्मन शेफर्ड इसका फटा ट्राउजर दांतों में लिए हाँप रहा था। बैड बॉय, जाओ यहां से। अलमीर ने जमीन पर पड़ी चादर उठाते मेहरू के कांपते वजूद को ढांपा। वो मासूम यतीम हुई तो मामू के घर रहने लगी। वो इसे अपनी बहू बनाना चाहते थे, तभी मुमानी शादी रुकवाने के लिए इस मासूम को मरहूम मां के मायके ले जाने का झांसा देकर शहर लाई और एक अनजान घर के बाहर छोड़कर खुद हवेली लौट गईं। मशहूर कर दिया कि मेहरू भाग गई। साहब छोटी बाजी के लिए कोई जनाना कपड़े नहीं मिले घर में। अम्मा सकीना की बात पर वो आंखें बंद करके मुसलसल चिल्ला रही थी। अलमीर ने बेजारगी से इसकी तरफ देखा। जमीन पर पड़ी हुई चादर उठाकर वो मेहरू के पास आया। जब चादर इसे अढ़ाई तो मेहरू ने यकदम आंखें खोलकर देखा था। इसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, खौफ, दहशत, वहशत। वो हरासा नजरों से दूर खड़े कुत्ते की जानिब देख रही थी और अलमीर वो एक पल को जैसे इन आंखों में डूब गया था। किस कदर खूबसूरत गहरी आंखें थी। इस वक्त इनमें आंसू किसी झील जैसा मंजर पेश कर रहे थे। अलमीर ने अपने सर को झटका और हर तरह के ख्यालात से खुद को आजाद किया। लड़की कौन हो तुम, और रात के इस पहर तुम यहाँ चहलकदमी का शगफ क्यों फरमा रही हो? मेहरू ने थूक निकलकर खुद को बोलने पर आमादा किया, मगर इसके मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल रही थी। अभी भी वो हरासा नजरों से डूब गई थी कि जाने भी देख रही थी। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं या किसी रिश्तेदार से आप मिलने के लिए आई हैं? नहीं, यहाँ किसी को भी नहीं जानती, मेहरू फंसी फंसी आवाज में बोली थी। अलमीर इसे देखकर रह गया था। ऐसा लगा था कि अभी वो किसी भी बात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। अलमीर इसकी हालत को समझ गया। मेरे साथ आओ। अम्मा कहाँ है, आप इधर आए। अम्मा सकीना को आवाज देता हुआ वो घर के अंदर दाखिल हुआ था। वो इस वक्त किचन में इसके लिए कॉफी बना रही थी। आवाज सुनकर बाहर आई। लड़की के चिल्लाने की आवाज इन्होंने भी सुनी थी, मगर नहीं जानती थी कि वो लड़की इनके घर में आ चुकी है। अम्मा सकीना ने हैरत से मेहरू को सर से लेकर पांव तक देखा था। बिखरे हुए बाल, जगह जगह से फटा हुआ लिबास, चादर से खुद को छुपाती वो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। अम्मा सकीना, पहले आप इस लड़की के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करें और फिर इसके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आए। मैं इन मोहतरमा से बाद में इनके बारे में पूछूंगा, तब तक इनके हवास भी बेदार हो जाएंगे। अलमीर कॉफी का मग लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया था। जांचती हुई नजरों से वो मेहरू को देखने लगा। कौन थी वो, और रात के इस वक्त वो इसके घर के बाहर क्या कर रही थी? क्या मकसद था इस लड़की का? अलमीर के दिमाग में तरह तरह के वहम सता रहे थे। अम्मा सकीना वापस आए तो कहने लगी, बेटा यहाँ पर तो इस लड़की के नाप के कोई कपड़े नहीं हैं। इस बार यहाँ से जाते हुए भी अपने सारे कपड़े लेकर चली गई हैं। सिद्रा अलमीर की छोटी बहन थी, जिसकी शादी इसी शहर में हुई थी। अक्सर वो रहने के लिए आती तो इसके कपड़े और बाकी जरूरी सामान इस घर में मौजूद होता, मगर इस बार वो जाते जाते अलमीर से लड़ाई करके गई थी। नाराजगी के तौर पर वो अपना सारा सामान भी ले गई। अम्मा सकीना कहने लगी, वक्ती तौर पर मैं इसे अपने कपड़े पहना लेती हूँ। अलमीर ने कुछ सोचा, इस धान पान सी लड़की की तरफ देखा जो अम्मा सकीना के कपड़े पहन लेती तो कैसी लगती। अलमीर ने घड़ी की तरफ नजर डाली। रात के 12 बज रहे थे। इस वक्त कौन सा बुटीक खुला होगा, इसे ज़हन पर जोर दिया। फिर इसे ज़हन का ख्याल आया। इसने ज़हन का नंबर मिलाया तो थोड़ी देर के बाद इसने कॉल उठा ली थी। आज कैसे याद कर लिया तुमने मुझे, वो भी इस वक्त जब खैरियत तो है? हाँ यार, खैरियत है। मुझे कुछ जनाने कपड़े लेने हैं, सोचा कि तुम्हें कॉल कर लूं। तुम अपनी बुटीक से किसी मुलाजिम को भेजकर कपड़े मंगवा दो। ज़ैन बुरी तरह हैरान रह गया। अरे जनाना कपड़े क्या करने हैं तुम्हें?
तुमने कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली, या कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं लेकर आए? कौन है भाई जिसके लिए तुम आधी रात को यूं शॉपिंग करते फिर रहे हो? अलमीर का दिमाग इसकी बात सुनकर घूमा था। बगैर सोचे समझे बोले जाते हो, मैं कल तफसील से तुम्हें बताऊंगा, अभी जो कहा है वो करो। अलमीर ने मेहरू से इसका नाप पूछा। इसने उल्टा सीधा नाप बताया तो अलमीर ने जैन को स्टैंड कर दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद मेहरू के लिए कपड़े भी आ गए थे। आप जाकर ये कपड़े तब्दील कर लें, फ्रेश हो जाएं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। आप इस लड़की को सिद्रा के कमरे में ले जाएं। मेहरू जब इस बड़े से कमरे में आई तो शीशे में खुद को देखकर वो बुरी तरह सरपटाई थी। वो कहीं से भी मेहरू सरफराज नहीं लग रही थी। हवेली की वो लड़की जो आन बान के साथ रहती थी, इस वक्त वो उजड़ी हुई ऐसी लड़की के रूप में थी जो दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। एक सर्द आह भरकर वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। कपड़े तब्दील करने के बाद वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुलझा रही थी कि अम्मा सकीना खाना लेकर इसके पास आई। बेटी खाना खा लो, इसके बाद फिर बात करते हैं। मुझे साहब ने तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में पूछने के लिए भेजा है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं। मेहरू ने बेदिली से खाना खा रही थी। खाना खाने के दौरान वो यही सब कुछ सोच रही थी कि आखिर वो इन लोगों से क्या बात करे, इन्हें कैसे अपने बारे में मुतमईन करे। ये बात तो सच थी कि अब वो वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसने अब जिंदगी इस तरह गुजारनी थी, मगर कैसे? क्या वो किसी शेल्टर होम में चली जाए या फिर किसी के घर में मुलाजमा का पेशा इख्तियार कर ले? पढ़ी लिखी तो वो इतनी नहीं थी कि इसे किसी ऑफिस में मुलाजमत मिल सकती। तो फिर वो आगे क्या करेगी? अम्मा सकीना इसकी हालत को बगौर देख रही थी, चंद लुकमे सहर मारकर। इसके बाद पानी के ग्लास को हाथ में लिया और गटागट सारा ग्लास चढ़ा गई थी। बेटी, अब मुझे बताओ अपने बारे में। अम्मा, मैं दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। अम्मा सकीना जानती थी कि वो लड़की ऐसा ही कुछ कहेगी, मगर वो इस बात से मुतमईन होने वाली नहीं थी। मगर बेटी, अब तक तुम कहाँ रही? कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में रही होगी, किसी न किसी रिश्ते के दरमियान वो लोग कहाँ हैं, और तुम आधी रात को इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही थी? अम्मा, मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगी? मेहरू खौफजदा अंदाज में बोली थी। हाँ, मैं यकीन करूंगी, बशर्त के तुम सच बोलो। बताओ मुझे, कौन हो तुम? मेहरू ने अपने जहन में सारी बातों को तरतीब दिया था और फिर वो पूरे एतमाद के साथ झूठ बोलने लगी। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। रिश्ते के चचा और चची ने मुझे पाला, मगर अब वो अपनी नजरें बदल गए हैं। इन्होंने मुझ पर जो भी खर्च किया, अब वो इसका सूद समेत बदला चाहते थे। चची का एक भाई है जो नशेई है और किसी काम का नहीं। चची चाहती थी कि मैं इनके भाई के साथ शादी कर लूं, और ये बात तो मैं किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं घर से भाग कर आ गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा कौन सा ठिकाना होगा। बस इतनी खबर थी कि कहीं ना कहीं अल्लाह मुझे पहुंचा देगा। आज तक मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो अल्लाह भी मुझे बुरे लोगों से महफूज रखेगा। और फिर मैं यहाँ पर आ गई, अब आपके सामने हूँ। अम्मा सकीना बगौर इसके चेहरे को देख रही थी। ठंडी सांस लेकर बोली, ठीक है बेटी, मैं साहब को बता देती हूँ। अब साहब ने जो फैसला किया वो मैं आपको बता दूंगी। ये तो तय है कि आज रात वो आपको घर से नहीं निकालेंगे। आप जवान लड़की हैं और जवान लड़की का रात के इस वक्त बाहर रहना ठीक नहीं है। और साहब इस मामले में बड़े असूल पसंद हैं। कुछ देर पहले तक मेहरू के दिल में तरह तरह के खदशात थे कि जाने इसके साथ इस घर में क्या सलूक किया जाएगा और यहाँ पर कौन कौन होगा, मगर अब एक ही करके सारे खदशात निकल गए थे। ऐसे अंदाजा हो गया था कि इस घर में सिर्फ एक ही आदमी है और वो खासा शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। तभी मेहरू ने अम्मा सकीना से कहा कि आप साहब से कहें कि मेरे लिए कोई शेल्टर होम देख लें जहां पर मैं पनाह ले लूं, या मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रख लें। मैं घर का सारा काम करूंगी, सारा काम मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है बेटी, मैं आपकी सारी बातें साहब तक पहुंचा देती हूँ। अब आप आराम से सो जाओ और किसी किस्म की परेशानी मत करना।
اما سکینہ کمرے سے چلی گئیں. ساری باتیں انہوں نے المیر کو بتائیں تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا. اماں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ بیٹا دیکھنے میں تو وہ شریف ہے، معصوم ہے، اور اس کی آنکھوں میں بھی بہت درد اور تکلیف نظر آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکی بے گناہ ہے اور آپ اس پر بلا وجہ شک کر رہی ہیں. المیر گہرا سانس لے کر بولا، آج کل ایسے گروہ پھیلے ہوئے ہیں جن میں لڑکیاں بھی ہیں، اور وہ لڑکیوں کو دیکھ کر کسی قسم کا انسان ان پر شک بھی نہیں کر سکتا. سمجھ انسان کو تب آتی ہے جب وہ اس کا نقصان کر دیتے ہیں. خیر دیکھتے ہیں اس لڑکی کو، اگر اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی تو اس کے رہنے کا بندوبست اسے گھر میں کر دیا جائے گا. مہرو کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ مومانی نے ایسا کیوں کیا تھا. کیا بگاڑا تھا اس سے مومانی کا؟ کتنا خوش تھی وہ کہ عالم شاہ کے ساتھ اس کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے. عالم شاہ بھی اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا اور بے تحاشا محبت کرتا تھا. مومانی کا بیٹا جسے وہ اپنی خوش قسمتی گردانتی تھی. مومانی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کو عالم شاہ کی بیوی بنا کر اس گھر میں لے کر آئے. بھتیجی بھی دنیا میں اکلوتی تھی اور بھائی کی ساری جائیداد کی تنہا وارث تھی. وہ چاہتی تھی کہ ایک طرف بھتیجی کی محبت مل جائے اور دوسری طرف وہ ساری دولت اور جائیداد بھی ان کے بیٹے کے پاس آ جائے. مگر بیچ میں مہرو آ گئی تھی. ان کی بھتیجی رومانہ بھی عالم شاہ کو پسند کرتی تھی، وہ بھی مہرو کو بیچ سے نکالنا چاہتی تھی. آخر آپ نے اس لڑکی کو اتنا سر پر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ اسے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالیں. کیا وہ یتیم لڑکی جو آپ کے ٹکڑوں پر ساری زندگی پلتی رہی ہے، کیا وہ عالم شاہ جیسے شاندار انسان کے قابل ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو رومانہ، وہ لڑکی عالم شاہ کی قابل نہیں ہے. میں کسی بھی قیمت پر اسے بہو نہیں بناؤں گی. اسے میں اپنے راستے سے نکالوں گی، اور وہ مہرو کو راستے سے نکالنے کے لیے ایسی گھنونی سازش رچائیں گی. مہرو کو تو اس بات کا اندازہ ہی نہ تھا. وہ تو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہی تھی کہ عالم شاہ کی بیوی بن کر اس کی حیثیت کتنی مستحکم ہو جائے گی. ہر جگہ پر اس کی عزت ہوگی اور نوکر چاکر ہر کوئی اس کا حکم مانے گا. اور یہ جو مومانی کبھی کبھار اس پر نوکروں کے سامنے بری طرح چلاتی ہیں تو ان کا یہ چیخنا چلانا بھی بند ہو جائے گا. مگر اس کے سارے خواب اس وقت ٹوٹ گئے جب مومانی نے اسے میٹھی زبان میں کہا، بیٹی مہرو، اب تو تمہاری عالم شاہ کے ساتھ شادی ہونے والی ہے، پھر تم اور مصروفیات میں پڑ جاؤ گی. اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں تمہیں تمہاری ماں کے مائکے والوں سے ملوا کر لے آؤں. ان لوگوں کی کال آئی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتے تھے. مہرو یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی. آج ماموں اور عالم شاہ دونوں ہی دوسرے گاؤں میں ایک پنچایت کا فیصلہ سننے کے لیے گئے ہوئے تھے. شام سے پہلے ان کی واپسی متوقع نہیں تھی. وہ بھی خوشی خوشی مومانی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زندگی کا کتنا غلط فیصلہ کر رہی ہے. مومانی اس شہر میں لا کر ایک جگہ پر چھوڑ کر واپس جانے کے لیے تیار تھی. مہرو نے جب ان کی آنکھوں میں نفرت دیکھی تو بری طرح گھبرائی تھی. مومانی یہ کیا ہے؟ آپ نے اس جگہ پر گاڑی کیوں رکوائی ہے؟ کیا وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں؟ بات سنو لڑکی، انہوں نے مہرو کو بازوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا تھا. تو میرے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں اس کی زندگی سے دور کر دوں. اب تم جہاں مرضی جاؤ، جس کے ساتھ مرضی رہو، کوئی تم سے پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا. اور اب تم واپسی کا راستہ تو بھول ہی جاؤ. ہمارے حویلی سے نکلتے ہی میری خاص ملازمہ نے حویلی میں بات مشہور کر دیا کہ تم حویلی سے بھاگ گئی ہو، اور یہ بات تمہارے ماموں اور عالم شاہ تک پہنچ گئی ہوگی. اب تم واپس گئی تو تمہیں بھاگی ہوئی لڑکی کا خطاب ملے گا، اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کیا سزا ملتی ہے یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو. اس لیے واپسی کا خیال اپنے دل سے نکال دو. نہیں مومانی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی. آپ اس طرح میرے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتی. میں آپ کو کسی قیمت پر بھی یہ ظلم نہیں کرنے دوں گی. میں واپس جاؤں گی اور سب لوگوں کو سچ بتاؤں گی. مومانی نے کچھ تصویریں اپنے بیگ سے نکال کر اس کے سامنے پھینکی تھی. یہ تصویریں دیکھو. یہ تصویریں میں تمہارے ماموں کو، عالم شاہ کو اور پورے گاؤں کو دکھاؤں گی. اگر تم نے واپسی کا نام بھی لیا تو بتاؤ ان تصویروں کو دیکھ کر
कौन तुम्हारी बेगुनाही और तुम्हारी पाकदामनी पर यकीन करेगा। तस्वीरें देखकर मेहरू का सर शर्म से झुक गया था। वो तस्वीरें इंतहाई शर्मनाक थी। इन तस्वीरों में इसके साथ इनके घर का एक नौजवान मुलाजिम भी था। इन तस्वीरों में सब झूठ था। मेहरू ने कभी इस मुलाजिम से बात तक नहीं की थी, मगर कौन इसकी बात पर यकीन करता। मोमानी गाड़ी में बैठकर बड़े करोफर से वहां से चली गई थी और वो घूमते घूमते अलमीर के घर के पास आ गई थी और अब वो इस घर में लेटे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। न जाने क्यों इसने अम्मा सकीना से झूठ बोला था और अपने बारे में सच्चाई क्यों नहीं बताई थी। अलमीर काफी देर तक जागता रहा था। इसने चौकीदार को भी जाकर सख्त हदायत की थी कि इस लड़की पर नजर रखना, कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझे उठा देना, मगर खैरियत रही थी। अलमीर के सारे शकूक व शुबहात बेबुनियाद साबित हुए थे। अगले दिन वो जब उठकर नाश्ते के लिए आया तो किचन से बहुत मजे मजे की खुशबू उठ रही थी। अम्मा सकीना किसी के साथ बातों में मसरूफ थी। अगले ही पल ऐसे रात की सारी बातें याद आ गई और लड़की की तरफ ध्यान गया तो वो एक बार फिर से इसके बारे में सोचने लगा था। अम्मा सकीना मेहरू से मुखातिब थी, बेटा आज इतवार है और इतवार को घर में हमेशा हलवा पूरी का नाश्ता बनता है। अलमीर की माँ जब तक जिंदा थी वो हर इतवार को अपने हाथों से हलवा पूरी का नाश्ता बनाकर अलमीर को देती थी। बस तब से अलमीर को हलवा पूरी का नाश्ता करने की आदत है। इसके बाद ये जिम्मेदारी मैंने संभाली और कई सालों से जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अम्मा आज मैं हलवा बनाती हूँ, मेरे हाथ का हलवा और पूरी भी सबको बहुत पसंद आई थी। मेहरू ने जल्दी जल्दी हलवा बनाया और फिर पूरियां तलने लगी। वो बड़ी महारत से गोल गोल पूरियां तल रही थी जो इंतहाई खस्ता और नरम थी। सकीना अम्मा देखकर मुतासिर हुई, तुम काफी सुघड़ लड़की हो, लगता है घरेलू कामों में खासी ताक हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरबियत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक लम्हे को मेहरू के चेहरे पर तारीक सा साया लहराया। वो इन्हें क्या बताती कि इसने घर के मुलाजमों से सारे काम सीखे थे। मम्मानी से जबरदस्ती किचन में भेज दिया करती थी। वो छोटी सी उम्र में इसने काम करना शुरू कर दिया था। माँ जिंदा होती तो शायद वो इतनी छोटी उम्र में इन जिम्मेदारियों में ना पड़ती, मगर वो तो इसके बचपन में फोत हो गई थी। मेहरू ने जल्दी अपने आप को संभाल लिया। अलमीर अखबार हाथ में उठाए नाश्ते का इंतजार कर रहा था। मेहरू ने जब इसके सामने नाश्ता रखा तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। आपने जहमत क्यों की? अम्मा कहाँ हैं? वो किचन में ही है और आ रही हैं। मेहरू वापस पलटी तो अलमीर ने इसे मुखातिब करके रोका। आप यहाँ बैठे और नाश्ता करें, आप मेहमान हैं हमारी। अम्मा सकीना, आपने कब से मेहमानों से काम करवाना शुरू कर दिया? ये तो हमारे घर का रिवाज नहीं है। अलमीर हल्के फुल्के अंदाज में बात कर रहा था। मेहरू उसे देखती रह गई। अरे बेटा, मैंने इसे मना किया था मगर फिर भी ये मेरी मदद करवाने के ख्याल से आ गई। आज हलवा पूरी मेहरू बेटी ने बनाया। बेटी के हाथ में तो बहुत जायके और घर में खाने की खुशबू भी दूर तक फैली हुई है। ये बात तो अलमीर ने भी महसूस की थी कि आज हलवा पूरी की खुशबू पूरे घर में महसूस हो रही है। इसके हाथ का बना हुआ नाश्ता खाकर वो इसके हाथ के जायके का मुतरफ हो गया था। नाश्ता करने के बाद वो मेहरू की तरफ मतवज्जो हुआ था। फिर आपने क्या सोचा? क्या इरादे हैं आपके? मेहरू इस सवाल से बचना चाहती थी। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि अलमीर इसके यहाँ से जाने के बारे में बात ना करे, मगर शायद अब इसका इस घर में कयाम इतना ही मुख्तसर था। आप किसी शेल्टर होम को देखें, मैं वहां चली जाऊंगी। दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जहां पर मैं जाऊं। शेल्टर होम क्यों? अलमीर इसकी बात सुनकर चौंका। आप जैसी लड़कियों के लिए शेल्टर होम महफूज जगह नहीं है। तो फिर आप मुझे किसी घर में काम दिलवा दें। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं। मैंने सिर्फ FA तक तालीम हासिल की है। इससे आगे मैं नहीं पढ़ सकी, वरना कहीं नौकरी कर लेती। मगर मैं घर के सारे कामकाज कर लेती हूँ, जहां भी नौकरी मेरे रह लूंगी। अलमीर से देखता रह गया था। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहें आराम से। अम्मा सकीना वैसे भी काफी बूढ़ी हो गई हैं, इनसे घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाई जाती। वैसे भी मुझे अम्मा के साथ के लिए एक मुलाजमा की जरूरत थी। अगर आप ये काम खुशी से करना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेहरू के चेहरे पर एकदम सुकून सा फैल गया था।
अलमीर ने इसके पुरसकून चेहरे को बगौर देखा था। आपको यहाँ पर काम करने की बकायदा तनख्वाह मिलेगी और खाना पीना सब हमारे जिम्मे होगा। मेरू खामोशी से इसकी बातों को सुनती रही थी। फिलहाल अलमीर उठकर अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए चला गया और वो अम्मा सकीना के साथ घर के कामों में मसरूफ हो गई। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं वो किसी के घर में जाकर मुलाजमा बनकर रहेगी, मगर ये भी शुक्र था कि यहाँ पर ऐसे इसकी मुलाजमा होने का एहसास दिलाने वाला कोई भी नहीं था। अम्मा सकीना अलमीर की आया थी और बचपन से वो इसी घर में रह रही थी। वो बेवा खातून थी और इनकी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने फिर दोबारा शादी भी नहीं की। सारी जिंदगी इन्होंने इस घर को दे दी। सिद्रा भी बहुत शौक और चंचल लड़की थी। अलमीर ने 3 साल पहले ही इसकी शादी कर दी थी, मगर अलमीर अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। ये सब बातें इसे अम्मा सकीना से मालूम हुई थी। नौरीन बेगम अपने बेड पर लेटी रुमाना को अपने मखसूस मंसूबे की कामयाबी के बारे में बता रही थी जब दरवाजा एक धमाके से खुला था। इन्होंने जल्दी से फोन बंद कर दिया। आलिम शाह सुर्ख चेहरा और सुर्ख आंखें लिए इनके सामने था। अम्मा, क्या सुन रहा हूं मैं? क्या मेहरू घर छोड़कर भाग गई है? मगर क्यों? आखिर कहाँ कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में? ऐसे इस घर में किस चीज का मसला था जो वो घर छोड़कर चली गई? आलिम शाह का गुस्सा और सदमा तो कम होने में नहीं आ रहा था। नौरीन बेगम को अंदाजा था कि आलिम शाह का झुकाव मेहरू की तरफ है, मगर वो इसके लिए इतना पागल होगा इस बात का इन्हें अंदाजा नहीं था। अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अरे नजमा, आलिम शाह के लिए ठंडा पानी लेकर आओ। नजमा पानी लाई तो आलिम शाह ने 2 गिलास एक ही सांस में चढ़ा दिए थे। अम्मा, जब से मैंने ये सुना है कि मेहरू घर छोड़कर भाग गई है, तब से जैसे मेरे सीने में आग लगी हुई है। कौन है वो शख्स जिसको इसने मुझ पर फौकियत दी है? आखिर क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? इस घर में क्या कमी थी? बस बेटा, क्या कहें, हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। मैं तुम्हें मना करती थी और तुम्हारे बाप को भी समझाया था कि जवान लड़की है, इसे इतनी आजादी मत दो, मगर तुम लोगों ने मेरा मना करने के बाद भी ऐसे आगे पढ़ने की इजाजत दी। शहर में जाकर ही इसने पुर्जे निकाले हैं। इस दिन के लिए तुम्हें रोकती थी, मगर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? अम्मा, मगर वो तो प्राइवेट तैयारी कर रही थी ना। वो तो हवेली से बाहर कहीं आती जाती भी नहीं थी। इसके पास तो मोबाइल फोन तक नहीं था। फिर कैसे वो किसी अजनबी शख्स से राब्ता कर सकती है? आप खुद बताएं। नौरीन बेगम ने जितना इस मामले को आसान समझा था, ये मामला इतना आसान नहीं था। आलिम शाह तो बाल की खाल निकालने वालों में से था। बेटा, पेपर्स देने के लिए तो वो शहर में जाती थी ना। पूरा दिन वो शहर में रहती थी, ड्राइवर तो गाड़ी में बैठा रहता था, जबकि वो कॉलेज के अंदर होती थी। सुना कि कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों इकट्ठे होते हैं। आ गई होगी किसी की बातों में। और मोबाइल की तुमने खूब कही। हरे लैंडलाइन फोन जो घर में मौजूद है, जब भी देखूं वो फोन हाथ में ली किसी से बातें कर रही होती थी, और जब भी मैं इसे देखती तो फोन बंद कर दिया करती थी। नौरीन बेगम की जुबान फराटे से चल रही थी। मेहरू पर इल्जाम लगाते हुए इन्हें जरा भी खौफे खुदा न आया था। आलिम शाह बोला, तो माँ, इतनी बड़ी बात हो गई है और आपने मुझे इसकी हवा तक नहीं लगने दी। आखिर आप मुझे मेहरू के बारे में बता तो देती कि वो ये गुल खिला रही है। मैं इसे जरूर पूछता और रोकथाम के लिए कुछ करता। बेटा, जब कोई औरत घर से भागने का और अपने खानदान वालों के मुंह पर कालक मलने का इरादा कर ले, तो फिर इसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें खड़ी क्यों ना कर लूं, वो इन सारी रुकावटों को तोड़कर निकल जाती है। और तुम इस मेहरू के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? है क्या इस 2 टके की लड़की में? तुम्हारे लिए मैं इससे अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। अपने बारे में और रुमाना के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? कितनी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी और इतने मुरब्बों की मालिक है। सारी जायदाद भाईजान ने रुमाना के ही नाम की है। मगर आलिम शाह का दिमाग इस वक्त और ही सोचों में गुम था। इस मेहरू को मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक इसे इसके किए की सजा न दे दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लंबे लंबे डग भरता वो कमरे से निकल गया था। नौरीन बेगम अपना सर पकड़ कर रह गई थी। इस लड़के को समझाना इतना आसान नहीं है। इसका बाप आएगा तो वो भी मेरा दिमाग दही कर देगा। कोई बात नहीं,
میں نے بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی. میں بھی بار بار مہرو کی اتنی برائی کروں گی کہ یہ لوگ اسے برا سمجھنے پر تیار ہو جائیں گے. نورین بیگم کو اپنی عقل پر بہت بھروسہ تھا. مہرو کو اس گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا. اماں بھی کے ساتھ ساتھ وہ گھر کا سارا کام کرتی تھی. خاص طور پر کھانا وہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی. المیر کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا، مگر وہ کم ہی اس کی تعریف کیا کرتا. مہرو کو ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھے رکھتی تھی. اس گھر میں آنے کے بعد بھی اس کی روٹین نہیں بدلی تھی. پہلے دن کے علاوہ المیر نے مہرو کو کھلے بالوں میں نہیں دیکھا تھا. آج وہ آفس سے جلدی آ گیا کیونکہ طبیعت اس کی خراب تھی. گھر میں اماں بھی اور مہرو دونوں ہی نظر نہیں آ رہی تھی. اماں سکینہ کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھی. المیر کا چائے پینے کو دل کر رہا تھا. وہ مہرو کے کمرے میں گیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. دروازے پر دستک دینے کے بجائے اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ پورا کھل گیا تھا. کمرے کے بیچوں بیچ مہرو کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی. اس وقت وہ دوپٹے سے بے نیاز تھی. دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا اور اس کے لمبے سیاہ بال المیر کے سامنے تھے. لمبے بال المیر کو ہمیشہ سے کمزوری رہے تھے. پلکیں چھپکائے بنا وہ مہرو کو دیکھنے لگا. مہرو کو اپنی پشت پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا. وہ بہت جلدی سے پلٹی. المیر کو دیکھ کر اس کا چہرہ لال پڑ گیا تھا. اس نے جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اپنے وجود پر لپیٹا تھا. المیر نظریں چرا کر رہا. لڑکی تو ضرورت زیادہ ہی شریف ہے. میں خوامخواہ اس پر شک کر رہا تھا. زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واپسی کے لیے مڑا تو مہرو نے اسے پکارا. آپ میرے کمرے میں آئے تھے؟ کیا مجھ سے کوئی کام تھا؟ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے اور چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو چائے دے دیں. زحمت کیسی؟ میں اچھی چائے بنا کر لاتی ہوں. المیر اپنے کمرے میں آ گیا. آنکھیں بند کر کے صوفے پر بیٹھا تو مہرو کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں. یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ بار بار میں اسی لڑکی کے بارے میں کیوں سوچتا جا رہا ہوں؟ آخر ہے کیا اس لڑکی میں؟ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا کہ کس خاندان کی ہے، کس جگہ کی ہے اور کس ماحول کی ہے. تربیت اس کی کس انداز میں کی گئی ہے. میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. پھر میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے خود کو اس کے بارے میں سوچنے سے روکنا ہوگا. مہرو چائے بنا کر لائی تو المیر اسے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. مہرو اس گھر میں جب سے آئی تھی پہلی بار ہی وہ المیر کے کمرے میں آئی تھی، اس لیے وہ اس کے کمرے میں آتے ہوئے جھجک سی گئی تھی. چائے رکھ کر واپس جانے لگی تو المیر نے اسے پکارا تھا. آپ کو یہاں پر 1 مہینہ ہو گیا اور یہ آپ کی تنخواہ ہے. المیر کے ہاتھوں سے پیسے لیتے ہوئے وہ جھجک سی گئی تھی. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، بازار جانا ہو یا کچھ بھی لینا ہو تو آپ ڈرائیور کے ساتھ جا سکتے ہیں. نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر کچھ چاہیے ہوگا تو میں اماں سے منگوا لوں گی. مجھے خود بازار جانے کی عادت نہیں ہے. المیر اس کی بات پر اسے دیکھتا رہ گیا. آپ نے پڑھائی کہاں تک کی ہے مہرو؟ میں نے FA کیا ہے. آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اس کے مختصر جواب پر اس نے پھر سے سوال کیا. میں پڑھنا تو چاہتی تھی مگر پھر حالات ایسے بن گئے کہ پڑھائی کو جاری نہیں رکھ سکی. اب آپ پڑھ لیں. آپ کہیں تو میں آپ کو کسی کالج میں داخلہ کروا دیتا ہوں. آج کل لڑکیوں کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ پڑھی لکھی ہوتی تو آپ کہیں اچھی جاب بھی کر سکتی تھی، نہ کہ کسی کے گھر میں ملازم بن کے رہتی. مہرو نے چونک کر اسے دیکھا تھا. کتنا مخلص تھا وہ اور کتنے خوبصورت انداز میں اسے سمجھا رہا تھا. ایک پل کو مہرو کو عالم شاہ کا خیال آیا مگر پھر اگلے پل اس نے اپنے دل کو سنبھال لیا تھا. جب بھی عالم شاہ کی یاد اسے آتی تو وہ بے قرار ہو جاتی مگر پھر وہ خود کو سمجھا لیتی کہ اب وہ کبھی بھی اس انسان کے بارے میں سوچ کر دکھی نہیں ہوگی. وہ تو اب شاید زندگی میں کبھی بھی اس حویلی میں نہ جا سکے گی جہاں پر اس نے آنکھ کھولی تھی اور جہاں پر ساری زندگی گزاری. اس لیے ان لوگوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے سے کیا فائدہ. المیر کی بات پر اس نے کچھ پل سوچا تھا، پھر کہنے لگی مگر میں تو یہاں پر نوکری کرتی ہوں اور آپ کو تو کام وقت پر چاہیے. اگر میں کالج میں پڑھنے کے لیے چلی جاؤں گی تو کام کا حرج ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے کام ہو جائیں گے. آپ کے آنے سے پہلے بھی سارے کام وقت پر ہو جاتے تھے. آپ کسی قسم کی فکر مت کریں اور آگے پڑھنے کا مائنڈ بنا لیں.
میں کل ہی آپ کے ایڈمیشن کا انتظام کرتا ہوں۔ اور اگلے دن پھر المیر نے ایک کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ المیر کی ممنون سی ہو گئی تھی۔ کتنا بڑا خواب تھا اس کا، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر ممانی اس کے خواب میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ اور اب وہ اپنے خواب کو پورا کرنے جا رہی تھی، اور وہ بھی ایک غیر شخص کے تعاون سے۔ اس دن جب وہ کالج سے واپس آئی تو آج گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ حیران تھی۔ لاؤنج میں آئی تو سامنے سدرا صوفے پر موجود تھی، اور اس کے دونوں بچے اونچی اونچی آواز میں ہنستے ہوئے بولے شرارتیں کر رہے تھے، اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میرو کو دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ اس کے ماتھے پر واضح بل پڑ گئے تھے۔ اماں سکینہ، یہ لڑکی کون ہے جو اس طرح سے بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں گھس کر آئی ہے؟ کیا یہ آپ کی کوئی دور کی رشتہ دار ہے؟ اماں سکینہ جلدی سے کچن سے آئیں۔ ارے مہرو بیٹی آ گئی تو جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤ، آج تو تمہاری پسند کا کھانا بنا ہے۔ اماں یہ کون ہے؟ مہرو نے سدرا کی طرف اشارہ کیا۔ ارے یہ سدرا بی بی ہیں، اپنے المیر صاحب کی چھوٹی بہن۔ سدرا بی بی، یہ مہرو ہے، زمانے کی ستائی ہوئی۔ صاحب نے اسے گھر میں کام کے لیے رکھ لیا اور ابھی کالج میں بھی پڑھنے جاتی ہے۔ اس لڑکی کے آنے سے مجھے بہت سہولت ہو گئی ہے۔ کھانا بنانا، روٹی پکانا، کپڑے دھونا، سارے کام یہ کر لیتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایسا ذائقہ جو آپ کی امی کے بھی ہاتھ میں تھا۔ سدرا سے مہرو کی زیادہ تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اماں، یہ آخر بھائی جیسا انسان اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک غیر لڑکی کو اس گھر میں رکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اوپر سے اس کو کالج جوائن کروا دیا۔ کیوں؟ کیا جادو کیا ہے تم نے میرے بھائی پر؟ اور وہ براہ راست مہرو کی طرف دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ مہرو تو پوری طرح گھبرائی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کچھ نہیں کیا، صاحب تو بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دی، ورنہ میں کہاں جاتی۔ اچھا تو یہ بات ہے، بہت اچھے سے جانتی ہوں میں تمہاری جیسی لڑکیوں کو، امیر لڑکوں کو اسی طرح پھنساتی ہیں، پہلے ان کے سامنے مظلوم بنتی ہیں، پھر ان کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرتی ہیں، اور پھر ایک دن اس گھر کی بیگم صاحبہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ مگر میں اپنے بھائی سے بہت الگ ہوں، میں بھائی کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ میں جلد ہی تمہیں اس گھر سے نکالوں گی، بلکہ جلد ہی کیوں، آج ہی کیوں نہیں۔ نکلو یہاں سے، میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا سدرا کو جو وہ مہرو کا بازو پکڑ کر وہاں سے نکالنے لگی تھی۔ اماں سکینہ سے روکتی رہ گئیں۔ ارے سدرا بی بی، کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ یہ غریب لڑکی ہے، حالات کی ستائی ہوئی، صاحب کو پتہ چلے گا تو وہ غصہ کریں گے۔ اس وقت المیر بھی گھر میں آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ مہرو بری طرح سے روئے جا رہی تھی اور سدرا اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ المیر نے اپنی سخت آواز میں کہا۔ ایک پل کو سدرا ٹھٹکی تھی، مگر پھر کہنے لگی، بھائی آپ نے اس سوارا لڑکی کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا؟ میرے سسرال والے کیسی کیسی باتیں بنائیں گے، اور خاندان والے۔ اگر کسی کو پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک اکیلی لڑکی رہتی ہے تو آپ کا کردار مشکوک ہو جائے گا۔ سدرا، ہاتھ چھوڑو مہرو کا۔ بھائی آپ اسے گھر سے نکالیں۔ سدرا، میں کہہ رہا ہوں نا، ہاتھ چھوڑو اس لڑکی کا۔ المیر نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر سدرا سے دور کیا تھا۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ مہرو روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سدرا نے غصے اور بے یقینی سے منظر دیکھا تھا۔ آخر اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا تکلیف ہے تمہیں اس لڑکی سے؟ بھائی آپ نے اس لڑکی کے لیے مجھے ڈانٹا اور مجھ سے سختی سے بات کی۔ آج تک آپ نے کبھی زندگی میں مجھے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ جب سے ماں اور ڈیڈ اس دنیا سے گئے ہیں تب سے تو آپ نے مجھے ماں اور باپ بن کر پالا، اور آج اس لڑکی کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ اس طرح سے بات کی۔ سدرا، آج سے پہلے تم نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی جو تم پر غصہ آتا۔ ایک مظلوم لڑکی جو دنیا میں بالکل اکیلی ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور تمہیں اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ سدرا روتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ میں تو یہاں کچھ دیر رہنے کے لیے آئی تھی، سوچا تھا بھائی کے ساتھ وقت گزاروں گی تو وقت اچھا گزر جائے گا، مگر اب مجھے پتہ چلا کہ میرا بھائی تو میرا رہا ہی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے بھائی پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا۔ اب کل کو آپ اس نوکرانی سے شادی کر لیں گے، ایسی لڑکی جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، آپ اسے شاہ خاندان کی بہو بنائیں گے۔
अलमीर अपनी बहन को देखता रह गया। इसने ना सिद्रा को रोका ना अम्मा सकीना को। इसे मनाने के लिए कहा। इसके जाने के बाद वो अपने कमरे में आया। इसके लिए अपने दिल की हालत को समझना मुश्किल हो रहा था। आखिर इसे सिद्रा पर इतना गुस्सा क्यों आया? क्यों वो मेहरू के लिए इतना हसास हो रहा था? क्या सिद्रा का शक सही है? क्या वो मेहरू को पसंद करने लगा है? अपना सर दोनों हाथों में गिराए वो आज होने वाले वाकये के बारे में सोच रहा था जब मेहरू दरवाजा खटखटा कर इसके कमरे में आई थी। हाँ मेहरू, कोई काम है तुम्हें? ऐसे देखकर वो नरम लहजे में बोला था, आप मुझे हॉस्टल में दाखिल करवा दें या फिर किसी शेल्टर होम में, मगर खुदा के लिए मैं इससे ज्यादा जिल्लत नहीं सह सकती। मुझे यहाँ नहीं रहना। अरे मेहरू, तुम पागल हो जो सिद्रा की बातों में आकर इस तरह कह रही हो। वो तो बेवकूफ है, सोचती समझती नहीं है और तुम भी इसकी तरह रिएक्ट कर रही हो। जाओ अपने कमरे में आराम करो। जो हुआ इसे भूल जाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही। और अगर इन्होंने फिर भी तुम मेरे साथ यही सलूक किया तो ऐसा नहीं करेगी वो, इसे मैं समझाऊंगा। तुम जाओ। मेहरू से बात करते हुए इसके अंदाज में इसकी आंखों में खौफ खुद ब खुद एक नरमी आ जाती थी, मगर मेहरू ने सोच लिया था कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी। बार बार वो इसी जिल्लत का सामना नहीं कर सकती। ऐसी जिल्लत वो मुमानी के हाथों भी बहुत बार बर्दाश्त कर चुकी थी। जब रुमाना हवेली में आती थी तो दोनों फूफी भतीजी मिलकर इसके लिए जीना मुहाल कर देती, और अब सिद्रा ने इसके साथ वही सलूक किया था, इसलिए मेहरू का यहाँ से भाग जाने को दिल चाह रहा था। कॉलेज से वापसी के लिए तो वो बेख्याली में चेहरे का निकाब करना भी भूल गई। गाड़ी में आकर बैठी तो ड्राइवर ने बैठते ही गाड़ी वहां से बढ़ा दी थी। मेहरू नहीं जानती थी कि इसने अपनी बेहतियाती में कितनी बड़ी गलती की है। वहां आलिम शाह ने अपनी गाड़ी में बैठे हुए मेहरू को देखा था और एक पल में इसने मेहरू को पहचान लिया था। इसके चेहरे पर गुस्सा नमूदार हुआ था। तो अम्मा की बात ठीक है कि किसी अमीरजादे के साथ ही घर से भागी है, और मुझे लग रहा था कि वो किस मुश्किल में है। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आलिम शाह आज अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए शहर में आया था। इस वक्त वो दोनों कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठे बातें कर रहे थे। जब इसकी नजर कॉलेज के दरवाजे पर पड़ी और वहां पर मेहरू को देखकर वो एक ही पल में सारे फासले तय करता हुआ अपनी गाड़ी में आकर बैठा और इसने गाड़ी का पीछा शुरू कर दिया। इसका दोस्त इसे पुकारता रह गया, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मेरा जाना जरूरी है। गाड़ी एक बड़े से बंगले में आकर रुक गई थी। आलिम शाह ने हैरत से इससे बड़े से बंगले को देखा था। क्या मेहरू यहाँ पर रहती है? क्या इस आदमी से मेहरू ने शादी की है या फिर बगैर शादी के, बगैर किसी ताल्लुक के यहाँ पर रह रही है? मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने अलमीर के बारे में मालूमात ली तो इसे मालूम हुआ कि अलमीर अभी तक कमा रहा है और इसने अभी तक शादी नहीं की। इसका मतलब यह है कि मेहरू बगैर किसी रिश्ते के यहाँ पर रह रही है। मैं आज ही बाबा जान को बताता हूँ और पुलिस को भी साथ लेकर आता हूँ। ये लड़की हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो हवेली में आने के बाद तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने बाबा के कमरे में आया। नौरीन बेगम भी इस वक्त अपने शौहर के पास बैठी मेहरू के बारे में बातें कर रही थी। अभी आप इस बदकिरदार लड़की के गम को दिल से लगाकर बैठे हैं, तो इस काबिल है कि इसकी याद में आंसू बहाए जाएं। जैसे वो हमें भूल गई, आप भी इससे भूल जाएं। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाबा जान, वो लड़की इस काबिल ही नहीं और इसकी औकात में अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। नौरीन बेगम ने आलिम शाह की बात सुनी तो बुरी तरह घबरा गई। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ मिली तुम्हें मेहरू? क्या तुम ऐसे साथ लेकर आए हो? नहीं माँ, मैं इसे साथ लेकर नहीं आया, मगर जिस इंसान के साथ वो गुलछड़े उड़ा रही है, मैं वो घर और इस इंसान को देख कर आ रहा हूँ। बाबा जान चले मेरे साथ, हम पुलिस लेकर इस घर में चले जाएंगे और इस मेहरू को वहां से लेकर आएंगे। वो हमारी इज्जत का जनाजा कैसे निकाल सकती है? दोनों बाप बेटा बहुत ही ज्यादा गुस्से और जुनूनी अंदाज में हवेली से निकले थे। नौरीन बेगम का दिल दहल कर रह गया। अगर इस मेहरू ने इन लोगों को सच बता दिया तो? वो ये सोचते हुए सख्त घबरा रही थी, अगर इसने बताया भी तो कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। मैंने खेल ही ऐसा खेला है कि वो बेगुनाह होते हुए भी गुनहगार करार दी जाएगी। वो खुद को तसल्लियां दिए जा रही थी। अलमीर और मेहरू दोनों इस वक्त खाने की टेबल पर मौजूद थे। अम्मा भी अपनी कुर्सी पर आकर बैठी थी जब दरवाजा एक धाड़ की आवाज से खुला था।
अलमीर ने सर उठाकर पीछे देखा तो पुलिस के साथ 2 अजनबी चेहरे वहां पर थे, जिनके चेहरों पर गैज़ो गजब नजर आ रहा था। जबकि मेहरू की हालत तो ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, और वो बुरी तरह डर गई थी। इसके चेहरे पर खौफ छाया हुआ था। अलमीर ने मेहरू को देखा तो दंग रह गया। मेहरू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? और ये लोग यहाँ कैसे आ गए? मेहरू के मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली थी। एसएचओ साहब अलमीर के पास आए थे। अलमीर साहब, आपका तो बहुत ऊंचा नाम है और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम तो आपकी बहुत इज्जत करते थे, मगर आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? इस बात का हमें अंदाजा नहीं था। क्या किया मैंने? अलमीर ने संजीदगी से कहा, और ये क्या तरीका है किसी के घर में आने का? आप लोग कैसे मेरे घर में इस तरह से दाखिल हो सकते हैं बगैर मेरी इजाजत के? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है? आप पर केस किया गया है कि आपने इस लड़की को हवस का निशाना बनाकर रखा है और आपने इसे वरगलाया है और घर से अगवा किया है और यहाँ कैद करके रखा है। क्या सच है अलमीर साहब? अलमीर तो हक्का बक्का खड़ा देख कर रह गया। कभी वो मेहरू को देख रहा था तो कभी वो आलिम शाह और जोयार साहब की तरफ देख रहा था। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे घर में पनाह लेने के लिए आई थी और इसे मैंने कैद नहीं किया। इस घर में काम करती है और ये अम्मा सकीना के साथ ही रहती है। मेरा इस लड़की के साथ इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है जिस किस्म की आप बातें कर रहे हैं। आपको गलत फहमी हुई है और आप चाहें तो इस लड़की से पूछ लें। इस लड़की से क्या पूछें? इसने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। चलो तुम यहां से मेहरू। अब हम तुम्हें बताएंगे कि खानदान की इज्जत को उछालने की सजा क्या होती है। जोयार साहब अपनी भांजी की तरफ बढ़े थे। मेहरू का चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ा था। अलमीर ने इन्हें हाथ उठाकर रोका। मुझे बताएं, आप कौन हैं? क्या रिश्ता आपका मेहरू के साथ, और आप इसे इस तरह से धमका क्यों रहे हैं? ये मेरी भांजी और ये घर से भाग कर आई है और मेरे बारे में पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? मैं अपने इलाके का एक बहुत बड़ा वडेरा हूं और जमींदार हूं। चौधरी जोयार का नाम तो सुना होगा तुमने। मैं चौधरी हूं और बदकिस्मती से कलमोही का मैं मामू हूं जिसने मेरे मुंह पर ऐसी कालक मल दी है जो सारी दुनिया के समंदरों से धोए तो भी नहीं धुल सकती। आलम शाह तो फटी फटी आंखों से मेहरू को देखे जा रहा था। इसकी आंखों में मेहरू को अपने लिए शक और गुस्सा नजर आ रहा था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मेहरू? सच क्या है बताओ मुझे। मगर जोयार साहब मेहरू को घसीटते हुए वहां से लेकर जाने लगे। चलो मेरे साथ, अब हवेली में चलकर ही तुम्हारा हिसाब होगा। रुक जाएं, आप ऐसे यहां से लेकर नहीं जा सकते। मेहरू भी जोर से रोई थी। अलमीर, मुझे इन लोगों से बचा लें, ये मुझे मार देंगे। आप मेरे साथ शादी कर लें, मैं आपकी बांदी बनकर सारी जिंदगी गुजार दूंगी। अलमीर ने फैसला किया था, मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप लोग हमारे बीच में नहीं आ सकते। एसएचओ साहब, सारा मामला आपके सामने है, निकाह आपके सामने होगा और इसके बाद उम्मीद आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा कि मेहरू यहाँ पर क्यों रह रही है। बाकी के सारे मामला फिर आनन फानन तय हो गए थे। आलिम शाह गुस्से से मुठ्ठियां भींच कर रह गया था। एसएचओ साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे रोका था। बेटा, ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं है बल्कि होश में आने का है। आपकी लड़की खुद निकाह करना चाहती है और वो बालिग और समझदार है और ना दुनिया का कोई कानून इसे रोक सकता है और ना शरीयत का कोई कानून। इसलिए आप खुद को पुरसकून रखें। अगर आप अपने गांव के वडेरे हैं तो ये अलमीर साहब भी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनके कॉल पर पूरा मीडिया यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और बात का बतंगड़ बन जाएगा। इसलिए खामोशी से वो करें जो मैं कह रहा हूँ। निकाह ख्वाह ने जब अलमीर और मेहरू का निकाह पढ़ाया तो मेहरू के चेहरे पर आंसुओं का एक सैलाब रवा था। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि इसकी इज्जत और जान दोनों बच गईं। आलम शाह ने जब अलमीर के मुंह से हाँ सुना तो इसका दिल जैसे सीने में ही धड़कना भूल गया। इसकी आंखों में खून उतर आया था और वो गुस्से से अलमीर की तरफ बढ़ा, मगर एसएचओ ने इसे मजबूती से पकड़कर पीछे धकेल दिया। चौधरी जोयार गुस्से से पागल हो रहे थे, मगर वो जानते थे कि शहर के इस नामवर बिजनेसमैन और पुलिस की मौजूदगी में वो कुछ नहीं कर सकते थे। इन्होंने गुस्से से लाल चेहरा लिए मुठ्ठियां भींची और अलमीर को मुखातिब किया। तुमने जबरदस्ती हमारे घर की लड़की को अपनाकर
चौधरी जोयार से दुश्मनी मोल ली अलमीर शाह, इस फैसले का अंजाम बहुत बुरा होगा। अलमीर ने सर्द और पुरवकार लहजे में जवाब दिया, मेहरू अब मेरी बीवी है चौधरी साहब, अब इसकी तरफ उठने वाली हर बुरी नजर और हर बुरा हाथ मेरे कानून की जद में आएगा। इससे बेहतर यही है कि अब आप लोग यहाँ से शराफत से निकल जाएं। आलम शाह ने एक आखिरी गजबनाक और जलती हुई नजर मेहरू पर डाली। वो मेहरू जिससे वो मोहब्बत करता था अब किसी और की तकदीर बन चुकी थी। इसके दिल में मोहब्बत की जगह शदीद नफरत और इंतकाम की आग भड़क उठी। वो दोनों पैर पटकते हुए पुलिस के साथ फार्म हाउस से बाहर निकल गए। हवेली के वडेरे चौधरी जोयार और इनका बेटा आलिम शाह आज शहर की एक आम सी अदालत और पुलिस के सामने हार कर जलीलो ख्वार होकर वापस लौट रहे थे। जब सब लोग चले गए और घर में गहरा सकूत छा गया तो अलमीर ने अम्मा सकीना को इशारा किया कि वो मेहरू को कमरे में ले जाए। अलमीर का दिल इस वक्त मुख्तलिफ जज्बाती कश्मकश का शिकार था। इसने मेहरू को एक मजलूम लड़की समझकर अपने घर में पनाह दी थी, इसकी मदद की थी, मगर मेहरू ने इससे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई थी। वो रात गए तक अपने लाउंज में बैठा सिगरेट के कश लेता रहा और सोचता रहा कि इस लड़की ने इसके एतमाद का खून किया। बिलाखिर वो भारी कदमों से मेहरू के कमरे की तरफ बढ़ा। मेहरू बेड के कोने पर बैठी मुसलसल रो रही थी और इसका पूरा वजूद कांप रहा था। अलमीर ने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मेहरू ने सहम कर सर उठाया। अलमीर का चेहरा इंतहाई सख्त और संजीदा था। वो मेहरू के करीब आया और गरजदार मगर धीमी आवाज में बोला, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मेहरू? तुमने अपने माजी और अपनी हवेली के बारे में मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? तुमने अम्मा सकीना को चचा और चची की झूठी कहानी क्यों सुनाई? क्या मैं इस काबिल था कि तुम मुझे धोखे में रखती? मेहरू ने तड़प कर अलमीर के पांव पकड़ने चाहे मगर अलमीर ने पीछे हटकर इसे रोक दिया। मेहरू ने रोते हुए सिसकियां ली और अपने चेहरे से आंसू पूंछते हुए बोलने की कोशिश की, अलमीर साहब, खुदा के लिए मुझे गलत मत समझें, मेरे पास झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं आपको सच बता देती तो आप जरूर मुझे मेरे मामू के घर वापस छोड़ने की कोशिश करते। आप हवेली के माहौल और वहां के लोगों को नहीं जानते। मेरी मोमानी नौरीन बेगम ने मुझे सरा फंसाया था कि मैं चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती थी। वो मुझे जबरदस्ती शहर लेकर आई और एक सुनसान जगह पर गाड़ी से उतारकर चली गईं। इन्होंने मुझे हवेली का रास्ता भूलने को कहा और मुझे कुछ इंतहाई शर्मनाक और झूठी तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें हमारे घर के एक मुलाजिम के साथ एडिट की गई थी, जो कि सरासर झूठ था, मगर मोमानी ने धमकी दी थी कि अगर मैं वापस आई तो वो ये तस्वीरें मामू और आलम शाह को दिखा देंगी। मेहरू ने अलमीर के चेहरे पर उभरते हुए तासुरात को पढ़ने की कोशिश की और मुसलसल बोलती चली गई, अलमीर साहब, मैं अपने मामू और आलम शाह को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत गैरतमंद और गुसीला मिजाज रखने वाले वडेरे हैं। अगर मैं हवेली वापस जाती या मुमानी की बात का पर्दाफाश करने की कोशिश करती तो वो लोग मुमानी के दिखाए गए झूठ पर ही यकीन करते। वो कभी भी मेरी बात ना सुनते और मुझे हवेली पहुंचते ही कारोकारी करके मार देते। वहां गैरत के नाम पर लड़कियों को कत्ल करना बहुत मामूली बात है। मेरी जान को शदीद खतरा था और मैं अपनी पाक दामनी और जान बचाने के लिए वहां से भागकर आपके फार्म हाउस के बाहर पनाह लेने पर मजबूर हुई। मैंने आपसे झूठ सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए बोला था। अलमीर साहब, मैं कोई गुनहगार या बदकिरदार लड़की नहीं हूँ। खुदा की कसम, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अलमीर खामोशी से मेहरू की दिलसोज बातें सुनता रहा। मेहरू की आंखों में सच्चाई की वो चमक थी जो किसी भी झूठे इंसान के चेहरे पर नहीं हो सकती थी। इसकी सिसकियों और खौफ ने अलमीर के दिल के अंदर मौजूद गुस्से की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। अलमीर को एहसास हुआ कि वाकई हवेलियों के बंद दरवाजों के पीछे औरतों के साथ क्या क्या जुल्म किए जाते हैं और चौधरी जोयार जैसे संगदिल लोग किस हद तक जा सकते हैं। इसने गहरा सांस लिया और मेहरू के सर पर अपना हाथ रख दिया। मेहरू ने चौंक कर इसे देखा। अलमीर के चेहरे की सख्ती अब नरमी में बदल चुकी थी। इसने कहा, अब रोने की जरूरत नहीं है मेहरू, जो हो गया सो हो गया। अब तुम चौधरी जोयार की भांजी नहीं बल्कि अलमीर शाह की बीवी हो।
اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب آرام کرو اور اپنے ذہن سے ان سارے تلخ خیالات کو نکال دو. ارشاد کے بعد المیر کا رویہ محروب کے ساتھ بالکل بدل گیا. اس کے دل میں محروب کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا لگاؤ اور محبت پیدا ہو گئی. وہ محروب کا خیال رکھنے لگے اور ایسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. محروب بھی اپنے شوہر کی اس محبت اور خلوص پر قربان ہونے لگی. وہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دینے لگی. المیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہن سدرا کو بھی گھر بلائے گا اور اسے محروب کی نئی حیثیت سے روشناس کروائے گا. اس نے سدرا اور اس کے شوہر کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا. سدرا جب اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ محروب اب نوکرانی والے حلیے میں نہیں بلکہ ایک سگر اور خوبصورت بیگم کی طرح گھر میں گھوم رہی تھی اور ماں سکینہ اس کے اشاروں پر کام کر رہی تھی. المیر نے سدرا کو اپنے پاس بٹھایا اور بہت سنجیدگی سے بات شروع کی. سدرا، میں نے محروب سے باقاعدہ نکاح کر لیا اور اب یہ تمہاری بھابھی اور اس گھر کی مالکن ہے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو تسلیم کرو اور آج کے بعد کسی بھی ایسی کوئی بات یا حرکت نہ کرو جس سے محروب کا دل دکھے. محروب ایک بہت شریف اور عزت دار لڑکی ہے اور اب وہ میری زندگی کا حصہ ہے. سدرا نے جب یہ سنا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. وہ غصے سے کچھ بولنے والی تھی کہ اس کے شوہر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. سدرا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا کر کہے کہ بھائی نے ایک نامعلوم لڑکی کے لیے اپنی بہن کی پرواہ بھی نہیں کی، مگر جب اس نے المیر کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے حد درجے سنجیدگی اور پیار دیکھا تو وہ خاموش ہو گئی. سدرا نے سوچا کہ اگر اس نے اس وقت غصہ کیا تو اس کے بھائی کا دل اس سے ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا اور اس کا اپنے میکے پر جو ایک حق اور مان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا. اس نے اپنے شوہر کے کہنے پر اور اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر اپنے غصے کو پی لیا اور زبردستی مسکرا کر محروب کو مبارکباد دی اور اپنا رویہ محروب کے ساتھ بالکل بدل لیا. کچھ دنوں بعد المیر نے ایک بہت شاندار اور پروقار ولیمے کی تقریب کا انعقاد کیا. اس تقریب میں شہر کے تمام نامور بزنس مین، سیاستدان اور المیر کے تمام رشتہ داروں کو بلایا گیا. جب محروب دلہن کے روپ میں المیر کے ساتھ سٹیج پر آئی تو ہر کوئی اس کی خوبصورتی اور وقار کو دیکھ کر دنگ رہ گیا. المیر نے سب کے سامنے فخر سے اپنی بیوی کا تعارف کروایا. سدرا بھی اس تقریب میں بہت اچھے طریقے سے شامل ہوئی اور اس نے محروب کو گلے لگا کر سب کو دکھایا کہ وہ اپنی بھابھی سے بہت خوش ہے. اس تقریب کے بعد سب کو یہ واضح پیغام مل گیا کہ محروب اب شاہ خاندان کی مستقل بیگم بن چکی ہے اور المیر شاہ اپنی بیوی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال بیت گئے. المیر اور محروب کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آ گئی. اللہ نے انہیں 2 خوبصورت بچوں سے نوازا جن کی چہکار سے پورا فارم ہاؤس گونجنے لگا. محروب اب ایک مکمل اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی جہاں سے شوہر کا پیار، سدرا کا احترام اور بچوں کی محبت سب کچھ مل چکا تھا. وہ ماضی کے ان تمام بھیانک زخموں کو بھول چکی تھی جو اسے اس کی ممانی نورین بیگم نے دیے تھے. دوسری طرف حویلی کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے. نورین بیگم نے محروب کو راستے سے ہٹا کر اپنی بھتیجی رومانہ کی شادی عالم شاہ سے کروا دی. انہیں لگا تھا کہ رومانہ ان کے اشاروں پر ناچے گی اور اس کی جائیداد پر بھی ان کا قبضہ ہو جائے گا، مگر قدرت کا انصاف بہت خاموش اور بے آواز ہوتا ہے. شادی کے چند ہی سالوں بعد رومانہ کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا. وہ ایک انتہائی بدتمیز، خود غرض اور سنگ دل عورت ثابت ہوئی. اس نے حویلی میں آتے ہی نورین بیگم کا جینا حرام کر دیا. وہ نورین بیگم کو ایک ملازمہ کی طرح سمجھنے لگی اور ان پر ہر وقت چلانے لگی. عالم شاہ بھی اپنی بیوی کے اس رویے سے بہت پریشان تھا، مگر جائیداد کے معاملات اور رومانہ کی چال بازیوں کی وجہ سے وہ بھی بے بس ہو چکا تھا. ایک دن حویلی کے صحن میں رومانہ اور نورین بیگم کے درمیان کسی بات پر سخت جھگڑا ہوا. نورین بیگم نے رومانہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو رومانہ نے غصے میں آ کر انہیں اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے جا گرے. نورین بیگم کی گرنے کی آواز سن کر پورا گھر اکٹھا ہو گیا. ان کی ٹانگ کی ہڈی بری طرح ٹوٹ چکی تھی اور وہ درد سے تڑپ رہی تھیں. رومانہ نے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان پر مزید چلانا شروع کر دیا اور انہیں وہیں تڑپتا چھوڑ کر چلی گئی.
नौरीन बेगम को जब अस्पताल लाया गया तो वो बिस्तर पर बेबस होकर लेट गईं। अब वो अपने किए पर पछता रही थी कि इन्होंने महरू जैसी मासूम लड़की के साथ कितना बड़ा जुल्म किया था। जब चौधरी जोयार और आलिम शाह नौरीन बेगम की इयादत के लिए अस्पताल पहुंचे तो नौरीन बेगम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इनका जिस्म दर्द से टूट रहा था और रूह पछतावे की आग में जल रही थी। इन्होंने रोते हुए अपने शौहर चौधरी जोयार और बेटे आलिम शाह का हाथ पकड़ा और अपने गुनाहों का इतराफ करने लगी। नौरीन बेगम ने हिचकियां लेते हुए कहा, जोयार, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल गई है। ये जो मेरी टांग टूटी और मैं इस बिस्तर पर बेबस पड़ी हूं, ये किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि इस मासूम महरू की बद्दुआ है, जिसके साथ मैंने सालों साल पहले बहुत बड़ी ज्यादती की थी। आलिम शाह, मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। महरू हवेली में खुद से नहीं भागी थी और ना ही वो बदकिरदार थी। मैंने रुमाना को तुम्हारी बीवी बनाने के लिए और इसकी जायदाद हासिल करने के लिए एक इंतहाई घिनौनी साजिश रची थी। मैंने महरू को जबरदस्ती शहर ले जाकर वहां छोड़ा था और वो तमाम तस्वीरें जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाप को दिखाई थी वो सब झूठी और एडिट की हुई थी। महरू बिल्कुल पाक दामन और मासूम थी, मगर मैंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज रुमाना ने जो मेरे साथ सलूक किया और जो मेरी टांग तोड़ी है, दरअसल मुझे मेरे अमाल की सजा मिली है। खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा देना थी, दे दी है। आलिम शाह और चौधरी जोयार ये सुनकर साकित रह गए। आलिम शाह की आंखों के सामने माजी का वह तमाम मंजर घूम गया जब इसने महरू को पुलिस और अलमीर के सामने जलील किया था और इसे बदकिरदार समझा था। इसे एहसास हुआ कि वो कितने बड़े गुनाह का हिस्सा बने थे और इन्होंने एक मासूम लड़की पर कितना बड़ा बहतान लगाया था। नौरीन बेगम बिस्तर पर लेटी सिसकियां ले रही थी और इनके पछतावे की कोई हद नहीं थी, क्योंकि अब सच सामने आ चुका था, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था और महरू अब किसी और की दुनिया आबाद करके बहुत दूर जा चुकी थी, जहां हवेली का कोई भी जुल्म इसे छू नहीं सकता था।